Dear friends, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत एप्पल स्नेल या जैसे हम पायला कहते हैं इसके इंटेगुमेंट, लोकोमोशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यदि हम एप्पल स्नेल या पायला के इंटेगुमेंट के बारे में बात करें तो पायला की जो त्वचा है इसकी मोटाई में अत्यंत विविधता पाई जाती है। त्वचा की रचना जो होती है एपिडर्मिस और अपेक्षाकृत अधिक जटिल जो होती है डर्मिस द्वारा होती है। एपिडर्मिस जो होती है संपूर्ण शरीर को ढके रहती है। इसमें एपिथीलियम का केवल एक स्तर होता है। उन भागों में जो कवच द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं सीलेटेड हो जाते हैं। एपिथेलियल की अनेक सेल्स जो होती है मॉडिफाइड होकर यूनिसेल्युलर ग्लैंड बनाती हैं, जिनसे श्लेष्म जो होता है म्यूकस जिसे कहते हैं वर्णक और चूने का सिक्रीशन होता है। पेंटल या प्रवार के किनारे पर ग्लैंड सेल्स जो होती हैं अधिकता में पाई जाती हैं। डर्मिस या जिसे हम कहते हैं गौरियम जो होता है इसमें पेशी तंतु और योजक पाए जाते हैं। यह अपने नीचे स्थित उत्तकों से स्पष्टतः पृथक नहीं होती हैं। वर्णक कोशिकाओं की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोशन की। तो पायला जो होता है अपने फूट या पात के पेशी युक्त तले जो होते हैं सोल की विसर्पी क्रिया द्वारा गति करता है। मांसपेशियों के पीछे से आगे या आगे से पीछे की ओर बार बार संकुचन और प्रसार से उत्पन्न तरंगों द्वारा इसे गति करने की क्षमता प्राप्त होती है। विसर्पण करते समय पदिक जो होते हैं म्यूकस ग्लैंड जो होती है पीछे की ओर एक अवपंकी पथ छोड़ती जाती है। यह पथ आरंभ में चिपचिपा होता है और बाद में कड़ा हो जाता है। इस प्रकार घोंघा जो होता है सीधा जो होता है सतह पर गति न करके अपने स्वयं के बनाए गए कालीन रूपी अवपंकी पथ पर ही गति करता है। पात के जो होते हैं साइनस में उत्पन्न रुधिर जो होते हैं चाप जो होते हैं टर्गर और मांसपेशियों की क्रिया के सम्मिलित प्रभाव से प्रजनन हेतु पाद में विस्तार होता है। इसके विपरीत रुधिर चाप की स्फीति के अभाव में पेशियों की क्रिया द्वारा पाद संकुचित होता है। यदि हम एप्पल स्नेल की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पायला की आहार नाल कुंडलित नली है जो मुख से आरंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। इसका अगला भाग जो होता है विशेष रूप से रूपांतरित हो जाता है। संपूर्ण आहार नाल को फोरगट, मिडगट और हाइंडगट तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। फोरगट में मुखगुहिका और लसिका पाई जाती है। मिडगट में अमाशय और इंटेस्टाइन और हाइंडगट जो होती है जिसमें मलाशय पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बकल कैविटी। बकल कैविटी जिसको कि मैंने बताया फोरगट वाले रीजन में पाई जाती है जिसमें माउथ, बकल मास और ईसोफेगस पाया जाता है। माउथ की बात करें तो ये माउथ जो होता है ये स्लाइटली वेंट्रल पोजीशन पे पाया जाता है और वर्टिकल स्लिट जो होती है टिप पर स्नॉट पर पाई जाती है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स शॉर्ट लेंथ जो होते हैं इसमें एंटीरियर लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ स्नाउट और लेबियल पार्ट्स जो पाए जाते हैं। माउथ जो होता है इसमें थिक वॉल बकल कैविटी पाई जाती है। तो बकल कैविटी की यदि हम बात करें तो ये चैम्बर जो होता है जिसमें मुख खुलता है बकल कैविटी कहलाता है। क्यूटिकल द्वारा लेयर्ड रहता है। एक बड़ी मोटी भित्ति वाला अत्यंत मस्कुलर जो होता है पेशी पियर शेप संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसे हम कहते हैं बकल मास। तो इसकी भित्ति में गति के लिए पेशियों के कई समुच्चय होते हैं जिनके द्वारा रेडुला गति करता है। अब हम बात करेंगे बकल मस्कुलेचर की, मुख पेशी विन्यास की। तो पेशियों के कई समुच्चों में जो होती है प्रोटेक्टर मसल सुविकसित होती है। इसमें एक ऊपरी सतह की मीडियन डॉर्सल तीन जोड़ी जो होती है अग्रपष्ठी जिसे हम कहते हैं एंटीरियर डॉर्सल जो होता है लैटरल जो होती है एंटीरियर डॉर्सोलैटरल और दो जोड़ी जो होती है पोस्टीरियर डॉर्सोलैटरल मसल्स तथा एक जो होती है वेंट्रल सरफेस पर तीन अग्र पक्ष पेशियां जो होती हैं और एक जोड़ी लंबी सुदृढ़ पार्श्व अग्री पेशियां होती है लैटरो वेंट्रल मसल्स होती है। तो ये पेशियां मुख्यतः जो होती है लैटरल जो होती है पार्श्वीय कार्टिलेज के जो होते हैं प्रोट्रूशन से संबंधित होती हैं। मुख पुंज के जो होती है प्रोट्रूशन और
डिप्रेशन में सहायता करती है। मुखपुंज के जो होते हैं बहिर्सरण और अवनमन में सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडोंटोफोर या वेस्टिब्यूल और जार की बात करेंगे। तो मुख गुहिका जो होते हैं इनके दो भाग होते हैं। आगे की ओर की नली के आकार का भाग जो होता है वेस्टिब्यूल और दूसरा पृष्ठ भाग जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। तो यदि हम वेस्टिब्यूल के पिछले भाग में दोनों जो होते हैं डॉर्सोलैटरल तलों पर एक जोड़ी जो होते हैं मोटे जॉस होते हैं जो कि एक पतली क्यूटिकल झिल्ली द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक जबड़े का अग्र काटने वाला किनारा जो होता है जो कि ट्रंकेटेड होता है, दंती या सीरेटेड होता है, जिस पर असंख्य छोटे छोटे 2 या 3 बड़े दांतों के समान प्रवर्ध होते हैं। वेस्टिब्यूल की भित्ति में जो होता है इनमें अनुदैर्ध्य पेशी रेशे होते हैं जो कि माउथ जो होते हैं स्फिंक्टर का निर्माण करते हैं। ये जो होते हैं अवरोधी भोजन ग्रहण करते समय मुख द्वार का नियमन करती है और जबड़ों को चलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडेंटोफोर। तो ओडेंटोफोर या दंतधर जो होते हैं मुख गुहिका जो होते हैं इनके पश्च भाग का फर्श जो होता है एक पेशी युक्त मोटी संरचना से उभरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं टंग मास या ओडेंटोफोर। ये रचना जो होती है कार्टिलेज के 2 समुच्चों द्वारा समर्थित होती है। एक जोड़ी लगभग त्रिभुजाकार जिसे हम सुपीरियर कार्टिलेज कहते हैं जो कि दंतधर के शिखर पर एपिथेलियल के नीचे स्थित पाई जाती है और एक जोड़ी जो होती है एस आकार की जो होती है लैटरल कार्टिलेज जिनके अधर तल मोटे और पृष्ठ तल जो होते हैं पतले होते हैं दाएं बाएं स्थित रहती हैं। दंतधर या ओडोंटोफोर जो होते हैं इनके अग्रभाग में एक छोटा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सब रेड्यूलर ऑर्गन। तो ये सब रेड्यूलर ऑर्गन के नीचे एक सकरा जो होता है अवकाश होता है जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल कैविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड्यूला की। तो रेड्यूला जो होता है मुख गुहिका में एक बुरा काइटिनस वक्रित रिबन के समान रचना होती है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं या लिंगुअल रिबन कहते हैं। इसके अगले सिरे पर एक जोड़ी जो होते हैं पंख समान पल्ले होते हैं जो कि ओडेंटोफोर के शिखर पर अनुदैर्ध्य रूप से फैले हुए रहते हैं। इसका पिछला सिरा एक पट्टी के समान 2 मिलीमीटर चौड़े रेड्यूलर सैक में स्थित रहता है। रेडुला कोश मुखपुंज के पीछे और नीचे झुका रहता है। रेडुला का निर्माण जो होता है रेडुला कोश के एपिथेलियल लेयर के कारण सीक्रेशन से होता है। रेडुला के नीचे एक कोमल और पत्यास जो होता है वो सब रेडुलर मेम्ब्रेन होती है ना। रेडुला की ऊपरी सतह पर असंख्य जो होते हैं ट्रांसवर्स रो पंक्तियों में व्यवस्थित दांत होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत होते हैं जिनमें से एक जो होता है वो कैसा होता है केंद्रीय या जिसे हम कहते हैं रैकिडियन और इसके दोनों ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं एक एक लैटरल और दो दो जो होते हैं मार्जिनल होते हैं। तो इस प्रकार इनका यदि हम डेंटल फॉर्मूला रेडुलर फॉर्मूला देखें रेडुलर फॉर्मूला जो होता है दंत सूत्र देखें तो यह क्या होता है 2 1 1 1 2 ये दंत सूत्र प्रस्तुत करते हैं। भोजन के कणों को रेतने के लिए रेडुला का जो ओडेंटोफोर के ऊपर आगे और पीछे की ओर चलाया जाता है। हग्सली नामक वैज्ञानिक के अनुसार इनकी इन गतियों को हम कहते हैं चेन सॉ मूवमेंट। ये जो होते हैं प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स द्वारा होती हैं। इन्हीं के द्वारा रेडुला मुख से बहिर्सारित भी किया जा सकता है। निरंतर प्रयोग किए जाने वाले रेडुला के अग्र दो में टूट फूट होती रहती है परंतु पिछले पश्च सिरे पर निरंतर रेडुला पदार्थ की वृद्धि होने इसके अग्र सिरे की क्षति की पूर्ति होती रहती है। यदि हम ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस एक सक्रिय लंबी नली होती है मुखपुंज के पृष्ठतल से निकलती है थोड़ी दूर पीछे की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाती है और अंतरंग पुंज में प्रवेश करने के बाद अमाशय में खुल जाती है। स्टमक की बात करें तो अमाशय अंतरंग पुंज पर बाईं ओर पेरिकार्डियम के नीचे स्थित रहता है। इसकी गुहिका यू अक्षर के आकार की होती है। 2 भाग होते हैं पश्च चौड़ा भाग जिसे हम ग्रसिका में खुलता है इसे हम कहते हैं कार्डियक स्टमक।
दूसरा सकरा अग्रभाग जो होता है, जो कि इंटेस्टाइन आरंभ होती है, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक चैम्बर। तो अमाशय के अंदर का लेयर जो होती है फोल्डेड होती है, और जो इसमें क्या कहते हैं कार्डियक चैम्बर जो होता है वो क्या होता है, वलन निम्न होता है, उसमें दाएं से बाएं की ओर व्यवस्थित रहते हैं। इनमें जो होती है पाइलोरिक चैम्बर जो होता है, स्टमक जो होता है, पाइलोरिक स्टमक के वलन जो होते हैं कुछ स्पष्ट होते हैं, ट्रांसफर रूप से व्यवस्थित रहते हैं। पाइलोरिक के नीचे जो होता है, पाइलोरिक स्टमक जो होता है, इसके नीचे की भित्ति के बाहरी तल से एक छोटा गोली अंधकोश निकलता है, जिसे हम कहते हैं सीकम या अंधनाल। अमाशय के दोनों कक्षों में मिलने के स्थान पर पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, एक वाहिनी खुलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइन। यदि हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें पाइलोरिक स्टमक जो होता है, पाइलोरिक चैम्बर जो होता है, पाइलोरिक स्टमक जो के एक बाद में एक लंबी कुंडलित इंटेस्टाइन होती है, कुंडलित आंत्र पाई जाती है। ये अंतरंग पुंज में पीछे की ओर बढ़कर रेक्टम में खुलने से पहले जनन ग्रंथि और पाचक ग्रंथि के बीच 2.5 या 3 कुंडलियां बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टम की। तो ये एक छोटी जो क्या होती है, मोटी भित्ति वाली नली होती है, जो कि प्रवार गुहिका के क्लोम कक्ष के कंकत क्लोम और जन्निक वाहिनियों के बीच होकर आगे बढ़ जाती है। इसका बाहर खुलने वाला छिद्र जो होता है एनस दाहिनी कंदरापाली के किनारे पर लगभग 6 मिलीमीटर दूर स्थित रहता है। नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इनमें सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है इनकी संख्या 2 होती है, मुखपुंज के पश्च भाग में दाएं बाएं स्थित रहती है। प्रत्येक ग्रंथि एक शाखादार सफेद पुंज की भांति दिखाई देती है। प्रत्येक ग्रंथि से एक वाहिनी मुखपुंज की पेशियों में प्रवेश करके मुखगुहिका के पृष्ठ मुख ग्रंथियों के क्षेत्र में खुल जाती है। इससे निकलने वाली लार में म्यूसिन के समान जो होता है पदार्थ और कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम होते हैं। पाचक ग्रंथियां जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, लगभग त्रिभुजाकार प्लेट या शंकु जिसकी बाहरी सतह उत्तल और अंदर की सतह लगभग चपटी होती है। कुंडलित अंतरंग पुंज एक बड़े भाग में पाई जाती है। यह संरचना डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। इसमें लिवर, हिपेटोपैंक्रियास आते हैं। लिवर या इसे हम कहते हैं हिपेटोपैंक्रियास। ये ग्लैंड जो होती हैं कुंडलित होती हैं। इसका रंग भूरा से हरा रंग होता है। इस ग्रंथि में 2 मुख्य पालियां होती हैं, जिनमें से अपेक्षाकृत छोटी पाली अमाशय के संपर्क में और बड़ी पाली जो होती है सर्पिल के रूप में शिखर तक फैली रहती है। इन दोनों पालियों से अलग अलग 2 वाहिनियां निकलती हैं, जो स्टमक में खुलने से पहले परस्पर मिलकर एक सामान्य वाहिनी बनाती है। ये वाहिनियां पाचक ग्रंथियों में होने वाले असंख्य जो होते हैं एल्विलाई से निकलती हैं। छोटी छोटी शाखित नलियों के परस्पर मिलने से बनती हैं। कूपिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी। पाचक जो होती है एपिथेलियल से लेयर्ड रहती है, जो कि सिक्रेटरी सेल जो कि सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। दूसरी जो होती है रिजॉर्प्टिव है ना, पुनर्शोषण कोशिकाएं सेल्स होती हैं, जो प्रोटीन का अंतःकोशिकीय पाचन करती हैं। और थर्ड जो होती है कैल्शियमी सेल या लाइम सेल्स, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का संग्रह करती हैं। इन कुपिकाओं के अर्धपचा भोजन प्रवेश करता है, जहां उसके सेल्यूलोज और प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ईजोफेजियल पाउच। तो ईजोफेजियल पाउच जो होता है, लार ग्रंथियों के नीचे एक जोड़ी सरल गोली क्रीम रंग की जो होती है ग्रसिका कोष पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक कोष जो होता है एक सक्रिय वाहिनी द्वारा मुखगुहिका और ग्रसिका के जोड़ पर खुलता है। ये कोष संभवतः पाचक एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बकल ग्लैंड्स। तो ये मुखगुहिका एवं ग्रसिका के संगम में थोड़ा पहले मुखगुहिका की छत में एक जोड़ी ग्रंथिल क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रंथिल क्षेत्र जो होते हैं एक तिरछी अनुदैर्ध्य खांच द्वारा विभाजित 2 गद्दियों का बना हुआ होता है, और प्रत्येक गद्दी के ट्रांसवर्स ग्रूव की एक पंक्ति होती है। और इन ग्रंथियों का वास्तविक कार्य क्या होता है अननोन है। इन्हें बेसिकली जो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। यदि हम फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो पायला जो होता है जलीय पौधों जैसे वेलिस्नेरिया और पिस्टिया के समान रसीले पौधों को खाता है। पौधे को जो होता है ये पायला या जिसे हम घोंगा कहते हैं, ये मृत जंतुओं के उत्तकों को खाते हुए भी देखा गया है।
फीडिंग की बात करें तो फीडिंग और इंजेक्शन ऑफ फूड की बात करें, अशरण और भोजन का अंतर्ग्रहण की बात करें तो भोजन को जो होता है रेडुला की जो होती है चेन सॉ श्रृंखला आरी गतियों द्वारा मुख गुहिका के अंदर ग्रहण किया जाता है। ये गतियां जो होती हैं अन्य मोलस्क जंतुओं की तुलना में पायला में ही सीमित होती हैं। तो मुख गुहिका पुंज की अवरोधनी और अपाकुंचन पेशियों की क्रिया द्वारा दोनों जबड़े मुख क्षेत्र तक आ जाते हैं, जलीय पौधों की पत्तियों को काट लेते हैं। इसी बीच रेडुला भी आगे सरक जाता है और पत्तियों के टुकड़े इसके दांत में फंसकर पीछे की ओर मुख गुहिका में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार भोजन जो होता है मुख गुहिका में ही काटा और पीसा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों से वाहिनियों द्वारा लार को मुख गुहिका में उड़ेला जाता है, जहां यह भोजन के साथ मिल जाता है। इस स्राव में स्टार्च को शर्करा में बदल देने वाला कार्बोहाइड्रेस एंजाइम होता है। आमाशय में भोजन का पाचन जो होता है पाचन ग्रंथि के स्राव द्वारा होता है, जिसमें वही पाचक एंजाइम होते हैं जो वर्टिब्रेट एनिमल के पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। इस प्रकार आमाशय में जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। पाचन ग्रंथि में जो होता है इंट्रासेल्यूलर पाचन भी होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः पाचन ग्रंथि और आंत्र में होता है। तो रेक्टम या मलाशय से अपच जो होता है भोजन को एनस द्वारा क्लोम कक्ष में पहुंचाया जाता है, जहां से यह बाहर जाती हुई जलधारा के साथ दाहिनी कंदरापाली जो होती है स्यूडेपिपोडियम से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पायला के एप्पल स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।